Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing great. My name is Faisal Iqbal and welcome back to the Grammar Junction. डिस्कशंस आपके साथ एमसीक्यूज़ के पहले हो चुकी हैं, लेकिन कुछ मुझे कमेंट्स ये आ रहे थे कि सर मॉडल पेपर स्टाइल जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने नहीं करवाए, क्योंकि मॉडल पेपर में कुछ डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज़ थे। तो मेरी कोशिश ये रही कि मैं उस पर भी आपके साथ एक फ़ाइनल डिस्कशन कर ही लूँ। उसके बाद इंशाल्लाह जो मेरी वीडियो होगी वो आंसर की पे होगी, जो कि इंशाल्लाह जब आप उसको देखेंगे तो आप ये कहेंगे सर हमारे सारे के सारे एमसीक्यूज़ ठीक है। सो हियर इज़ द डिस्कशन 100 एमसीक्यूज़ जो कि मॉडल पेपर के स्टाइल पे हैं, 100% उसी स्टाइल पे, ठीक है। The very first MCQ is the careful driver avoided the accident. Identify the underlined part of the sentence. Not underlined, bold है लेकिन चले. So this word careful is basically modifying driver. Driver क्योंकि मेरे पास noun है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, adjective हो जाएगा. Second MCQ is identify the demonstrative pronoun in the sentence. वो गलती से bold कर दिया उसको, लेकिन हम डिस्कस कर चुके थे कि this, that, these, those ये चार हमारे पास जो हैं, ये अगर तो एडजेक्टिव के तौर पे आ रहे हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, और अगर प्रोनाउन के तौर पे आ रहे हैं तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे, ठीक है। चार ही लफ्ज़ हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन इंटरजेक्शन। अलास वी वन द मैच, ये हमने डिस्कस किया था कि ये गम के लिए होता है वर्ड। हुर्रे वी वन द मैच, ये ठीक हो सकता है, लेकिन आगे पहले पढ़ लेते हैं। आउच कंग्रेचुलेशंस, ये भी नहीं हो सकता। वाओ ही पास्ड अवे, ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। फोर्थ एमसीक्यू की बात करें तो द मीटिंग वाज हेल्ड इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी। द अंडरलाइन प्रपोजिशन इज इन फ्रंट ऑफ, नाम से जाहिर है हमारे पास कंपाउंड प्रपोजिशन होगा। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि सर डबल प्रपोजिशन कौन सा होगा, तो बच्चे याद रखना कि अगर तो सिंगल वर्ड होता फिर तो हम उसे कहते थे सिंपल प्रपोजिशन या प्रपोजिशन। अब ये समझिए कि सिंपल प्रपोजिशन को एक नाम दे दिया गया सिंपल प्रपोजिशन, मतलब है तो प्रपोजिशन ही ना। अगर तो दो अल्फाज से मिलके बना है अकॉर्डिंग टू, तो हमारे पास डबल प्रपोजिशन हो जाएगा, और अगर तीन से मिलके बना है तो वो कंपाउंड हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो दो वाले उसको हम कंपाउंड नहीं कह सकते। जो कंसेप्ट है, बेसिकली कंसेप्ट ये है कि दो या दो से ज़्यादा प्रपोजिशन से मिलके जो बनेगा हम उसको कंपाउंड प्रपोजिशंस बोलेंगे, सिंपल सी बात है। लेकिन उन्होंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सिंगल भी लिख दिया, डबल भी लिख दिया और कंपाउंड अलग से लिख दिया। हम इसको कंपाउंड क्यों करें, डबल क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि यार तीन वर्ड्स हैं। अगर दो वर्ड्स होते तो हम उसको डबल भी कह सकते हैं, उसको कंपाउंड भी कह सकते हैं। तो जब एग्जामिनर आपके पेपर में ऐसा कोई एमसीक्यू सेट करेगा जिसमें दो होंगे तो वो डबल और कंपाउंड दोनों चीज़ें नहीं देगा। अगर वो दोनों चीज़ें देता है तो फिर हो सकता है डी ऑप्शन हमारे पास हो, बोथ बी एंड सी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपको कंफ्यूज करने के लिए बताई जाती है, तो घबराना नहीं है कि यार ये डबल क्या है और ये कंपाउंड क्या है, ये कोई अलग अलग टाइप्स इसकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। शी डिड नॉट अटेंड द क्लास डैश शी वॉज अनवेल, तो इसमें कौन सा कंजंक्शन आना है, शी डिड नॉट अटेंड द क्लास बिकॉज शी वॉज अनवेल, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस। तब ओहो, इसको फिर बोल्ड किया हुआ है। चेंजेस तो मैंने कुछ की थी, लेकिन जाहिर है वीडियोस पे वीडियोस बनाई जाएं और फिर वो एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं तो फिर इतनी गलतियां हो जाती हैं। चलें जी, द मैन विद द लॉन्ग बियर्ड, ये विद द लॉन्ग बियर्ड जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैन को कर रहा है, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। अच्छा जी, व्हाट क्वेश्चन डज द एडवर्ब फ्रेज आंसर इन द सेंटेंस। ही कंप्लीटेड द टास्क विद डिटर्मिनेशन, सो हाउ ही कंप्लीटेड द टास्क। वेयर ही कंप्लीटेड द टास्क, नो ये तो आंसर नहीं है। व्हेन ही कंप्लीटेड, टाइम भी नहीं बता रहा। हाउ ही कंप्लीटेड, यस ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। और वाई ही कंप्लीटेड, वाई का आंसर भी नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपने चारों ऑप्शंस को एक एक दफ़ा उसके साथ कनेक्ट करके देख लिया तो आपको फिर भी अंदाज़ा हो जाएगा। इन विच सेंटेंस डज द प्रपोजिशनल फ्रेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव। अब हमने देखने, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें प्रपोजिशनल फ्रेजेस। द बुक ऑन द शेल्फ, तो ऑन द शेल्फ इसमें प्रपोजिशनल फ्रेज है। ही अराइव्ड आफ्टर सनसेट, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, वी मेट एट नोन, ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमने देखना इसमें एडजेक्टिव के तौर पे कौन काम कर रहे हैं। ऑन द टेबल का ताल्लुक किसके साथ है, बुक के साथ है, तो बुक मेरे पास नाउन है, तो दिस इज द राइट आंसर। इस पूरे का ताल्लुक अराइव्ड के साथ है जो कि वर्ब है, तो ज़ाहिर ये आंसर नहीं है। इसका आंसर स्पोक के साथ है, ये भी वर्ब है, तो ये भी आंसर नहीं है। एट नून का जो ताल्लुक है वो मेट के साथ है, मेट तो वर्ब है, तो ये भी आंसर नहीं है, सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नाइन्थ एमसीक्यू इज द चिल्ड्रन प्लेड नियर द फाउंटेन, द अंडरलाइन फ्रेज, ये कौन सा है जी जनाब। अब मुझे यहीं से देख के पता चल गया, द चिल्ड्रन प्लेड, बच्चे खेले, कहाँ पे खेले, नियर द फाउंटेन, तो ये वेयर को आंसर कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है।
10th MCQ is what type of sentence is this? Sara prepared the presentation and Ali designed the slides. तो मुझे जब मैंने यहाँ पे देखा and, इससे पहले जो एक क्लॉज था ये इंडिपेंडेंट क्लॉज था और नेक्स्ट भी इंडिपेंडेंट है क्योंकि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है, सो दिस वुड बी कंपाउंड सेंटेंस। 11th MCQ की बात करें तो द टीचर ट्राइड टू मोटिवेट द स्टूडेंट और स्टूडेंट्स। द वर्ड मोटिवेट मीन्स डिस्करेज negative connotation, inspire positive connotation, punish negative connotation, ignore negative, so this is the right option। फिर भी कंफर्म करेंगे मोटिवेट करना स्टूडेंट्स को, उनको इंस्पायर करना, so this would be the right option। choose the synonym of abundant। abundant क्या होता है? scarcity, किसी चीज की कमी को कहते हैं, वैसे नेगेटिव कॉनोटेशन है। plentiful हमें पता है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन है। लिमिटेड नेगेटिव कॉनोटेशन, इनसफिशिएंट ये भी नेगेटिव कॉनोटेशन, सो प्लेंटीफुल शुड बी द आंसर। एक दफ़ा देख लेते हैं। सिनोनिम लिखना है अबंडेंट का मतलब होता है बहुतात किसी चीज़ की ज़्यादती है, तो प्लेंटीफुल। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ वर्ड से हमें अंदाज़ा, फुल अगर लिखा हुआ तो इसका मतलब है वो किसी चीज़ की ज़्यादती को बता रहे हैं ना, मतलब पॉजिटिव कॉनोटेशन शो। इनसफिशिएंट, ठीक है, या इनएबिलिटी, सो ये नेगेटिव उसको शो। तो हमें अगर सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस का थोड़ा बहुत अंदाज़ा है तो उससे भी थोड़ा सा अंदाज़ा किया जा सकता है। वैसे तो ये वर्ड आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा इसका मतलब। चूज़ द एंटोनिम ऑफ एंशियंट। ओल्ड, हिस्टोरिक, मैं इसको मैं न्यूट्रल बोलूँगा, इसको नेगेटिव तो मैं नहीं बोलूँगा ज़ाहिर है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल। अब ज़ाहिर है ट्रेडिशनल हिस्टोरिक, तो अब मुझे यहाँ से फिर ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो एंशियंट का मतलब होता है पुरानी, तो ओल्ड हो जाएगा। अच्छा, हिस्टोरिक भी हो सकता है लेकिन हम यहाँ पे ओल्ड, ज़रा एक ही सिलेक्ट करनी है ना, ठीक है। अच्छा जी, द हाइकर्स सर्च्ड फॉर शेल्टर ड्यूरिंग द स्टॉर्म। द वर्ड शेल्टर मीन्स डेंजर, प्रोटेक्शन, जर्नी, चैलेंजेस। तो अब मैं जर्नी को पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी नहीं बोलूँगा, कि हमारे पास एक न्यूट्रल किस्म की टोन है, इसमें ऐसा न्यूट्रल वर्ड है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कॉनोटेशन की बात नहीं होगी। शेल्टर का मतलब प्रोटेक्शन। हाइकर्स थे सर्च फॉर डैश ड्यूरिंग द स्टॉर्म, जरा तूफान आ गया तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट को भी देख लिया करें। 15th वाला जो हमारे पास MCQ है, फ्रेंड 1 और प्रिंसिपल इज़ वेरी अप्रोचेबल। फ्रेंड 2, यस स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल टॉकिंग टू हर। अच्छा, इस तरह के जो MCQs थे हमने कल भी मॉडल पेपर में डिस्कस किया, तो इसमें आपको इसी के अंदर आंसर मिल जाएगा। ये जो सेकंड बच्चे की बात है ना, जो डायलॉग है फ्रेंड 2, तो अप्रोचेबल, फील कंफर्टेबल टॉकिंग, यानी ऐसा शख्स जिसके साथ आप बात करते हुए आपको झिझक ना हो, आप बड़े कंफर्टेबल हो। अनफ्रेंडली, एक्सेसिबल, यस, केयरलेस, स्ट्रिक्ट, ये तो ज़रा जो बंदा स्ट्रिक्ट है, सख्त है, उसके साथ तो आप कंफर्टेबल नहीं होते ना। तो इस तरह के अगर आपके MCQs आते हैं तो उसी आप सेकंड पोर्शन को देखेंगे तो बेसिकली वो फर्स्ट पोर्शन भी कमेंट कर रहा होगा और उसके मीनिंग बता रहा होगा, तो वहाँ से यहाँ पे हमें फिर आंसर निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ सिमिली। द स्टार्स डांस इन द स्काई। अच्छा जी, ही इज एज बिजी एज अ बी, द सिटी वॉज जंगल, ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। विच एक्सप्रेशन डिमॉन्स्ट्रेट्स पर्सोनिफिकेशन? द सन स्माइल्ड, ठीक है, यही हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से और कोई नहीं है। जो थोड़े सिंपल से हैं, मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, ज़ाहिर है आप माशाल्लाह आपकी पेपर की तैयारी हो चुकी होगी तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा। लाइफ इज़ अ जर्नी, लाइफ को डायरेक्टली हमने कह दिया कि वो जर्नी है, सो दिस वुड बी मेटाफर, ठीक है। अ राइटर वांट्स टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ सस्पेंस। अगर वो सस्पेंस लेके आना चाह रहा है अपनी स्टोरी में तो कौन सी सेटिंग जो है वो बेस्ट होगी, इफेक्टिव होगी? अ क्राउडेड पार्क एट नून, अ साइलेंट हाउस ड्यूरिंग अ स्टॉर्मी नाइट, अ बिजी क्लासरूम, अ सनी बीच। तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि एक तो वो घर खामोश भी है, साइलेंट भी है और फिर ऊपर से स्टॉर्मी नाइट भी है, तो सस्पेंस यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। ज़्यादा बेस्ट वो किसी और में भी सकता है, जाहिर है क्राउडेड पार्क के अंदर भी हो सकता है, ठीक है, सस्पेंस किसी तरीके से कोई ऐसा एक्शन हो रहा है, लेकिन जो सब में बेस्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट है, वो ये हमारे पास ऑप्शन बी है। विच सिचुएशन बेस्ट इलिस्ट्रेट्स एन इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट? जी, अ सेलर स्ट्रगल्स अगेंस्ट रफ वेव्स, ठीक है। अब एक सेलर है और इसके अगेंस्ट क्या चीज़ें? वेव्स हैं, दो एंटिटीज हो गई, तो आप ये कहेंगे ये इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल है। अ प्लेयर competes against rival team, ज़ाहिर है दो टीम्स हैं, ओपोनेंट टीम भी है। A student cannot decide whether to tell the truth, ठीक है। अब स्टूडेंट जो है वो कोई गलती हो गई और वो बताना चाह रहा है, लेकिन वो बता रहा है बताऊं या ना बताऊं, तो टू बी और नॉट टू बी की सिचुएशन में है, वो खुद से एक लड़ रहा है, तो दिस वुड बी द राइट आंसर। अ ट्रैवलर फाइट्स विद द लायन,
जंगल में जा रहा है किसी लाइन से, तो एक ट्रैवलर का सामना हुआ लाइन के साथ, तो ये हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। आइडेंटिफाई द रिलेटिव प्रोनाउन, द स्टूडेंट हु वन द प्राइज। वैसे टेक्निकली देखा जाए तो इसमें एक ही तो हमारे पास यूज हो रहा है प्रोनाउन। ठीक है, सो हु इज द राइट आंसर, जो कि रिलेटिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है। द वर्कर्स सक्सीडेड बिकॉज ऑफ देयर टीम वर्क। अब ये चलो आपके आसानी के लिए यहाँ पे डबल प्रपोजिशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे कंपाउंड वाले देखें, ऑप्शन उसने नहीं दिया हुआ। द वर्कर्स सक्सीडेड बिकॉज ऑफ, क्योंकि दो लफ्ज थे तो हमने इसको कह दिया कि हमारे पास डबल प्रपोजिशन है। ठीक है, चूज द सेंटेंस विच इन विच द प्रपोजिशनल फ्रेज एक्ट्स एन एडवर्ब। प्रपोजिशनल फ्रेज हमने देखनी है सबसे पहले, इन ब्लू द बॉय इन ब्लू। ठीक है, द हाउस ऑन द हिल, दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट, द गर्ल विद कर्ली हेयर। ठीक है, अब हमने देखे एडवर्ब के तौर पे है, यहाँ से देखते हैं विद कर्ली हेयर का जो ताल्लुक है वो गर्ल के साथ है। गर्ल तो मेरे पास नाउन है, तो मतलब ये तो एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होगा। दे वॉक्ड, वेयर दे वॉक्ड, कहाँ से, ये वेयर को आंसर कर रहे हैं ना, थ्रू द फॉरेस्ट। ठीक है, द हाउस ऑन द हिल, तो ऑन द हिल हाउस को मॉडिफाई कर रहे हैं। द बॉय इन ब्लू, तो ये इन इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि ये किसको आंसर कर रहा है, वेयर को आंसर कर रहा है, ये एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस। 24th MCQ is having completed the experiment, the student recorded the results. The bold expression is having completed the experiment. Participle phrase, noun phrase, prepositional phrase or none of these. So participle phrase is the right option, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा है participle से start हो रहा है, so ये participle phrase होगा। What type of sentence is this? Although it was raining, the match continued. तो although it was raining ये हमारे पास dependent clause है, इससे पता चला मुझे, और ये मेरे पास main clause है, so ये मेरे पास हो जाएगा complex sentence हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम sentence के because I was ill, मैं वो sentence बताता हूँ ना आपको, I cannot come to school because I am ill, because I am ill I cannot come to school, तो हमारे पास complex sentence उसी structure पे है basically। 26 MCQ is the company aims to expand its services. expand करना, वो कंपनी का हदफ क्या है, अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना, रिड्यूस करना, कम करना, इंक्रीज पॉजिटिव कंडीशन, रिमूव नेगेटिव कंडीशन, और प्रिवेंट किसी चीज़ से बचाना, तो ये भी नेगेटिव, तो इंक्रीज वुड बी द आंसर। फिर भी कंफर्म करेंगे, कंपनी चाहती है कि उसकी सर्विसेज क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। चूज द सिनोनिम ऑफ फ्रेजाइल। Strong, positive connotation, delicate, negative connotation, rough, negative connotation, durable, positive connotation। अब इसमें टू टू वाला है, तो अब इसका आंसर उस ट्रिक से नहीं किया जा सकता। फ्रिजाइल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नाजुक। अक्सर वो जब वो पैकिंग करते हैं ना, तो आपने वो देखा होगा, इस तरह का एक वाइन ग्लास बना होता है, उसके वजह से यहाँ से थोड़ा टूटा होता है, उसके बाद लिखा होता है फ्रिजाइल, यानी कि इसमें ऐसी कोई चीज़ें टूटने वाली है। डेलिकेट, बहुत बारीक। ठीक है, तो ये डेलिकेट इज़ द आंसर ठहरेगा, जो जल्दी जिसको नुकसान पहुंच जाए। चूज द एंटोनिम ऑफ जनरस। तो अब ये जो एंटोनिम वाले मुझे खतरा होता है कि बच्चे जो है ना वो फौरन से जनरस पढ़ेंगे, उसका आंसर कर देंगे। आप ये देखना है कि वो आपसे सिनोनिम पूछ रहे हैं, एंटोनिम पूछ रहे हैं। काइंड, पॉजिटिव कंडीशन, सेल्फिश नेगेटिव, हम्बल पॉजिटिव, हेल्पफुल पॉजिटिव, तो ये हमारे पास ऑड वन आउट है। जनरस का मतलब होता है सखी, और सेल्फिश का मतलब होता है जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, खुद क्या कहते हैं उसको उर्दू में, खुद गर्ज। ठीक है, so this would be the right option. The coach advised the players to remain focused. Focus से मुराद के attentive, careless, confused, weak. So attentive would be the right option. तो कोच ने एडवाइस किया कि वो क्या रहें, attentive रहें, चुस्त चाको चौबंद रहें। दुश्मन का हमला कभी भी हो सकता है, मतलब कभी भी गोल हो सकता है। Friend 1, the instructions are very straightforward. तो मैंने आपको कहा था इसका आंसर आप इसी में ढूंढें। Yes, they are easy to understand. तो straightforward से मुराद है वो चीज़ जो आसानी से जिसको समझा जा सके। कॉम्प्लिकेटेड, डायरेक्ट, लेंथी, जब लेंथी है तो ज़ाहिर उसको सारे कुछ पढ़ना पड़ेगा ना, कंफ्यूजिंग, तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट ही हमारे पास ऑप्शन है। अब ट्रिक्स आपको समझ आना शुरू हो गई है, क्योंकि हमने मॉडल पेपर भी कर लिया, 30 MCQs भी कर लिए, तो अब इसके बाद मैं थोड़ा स्पीड में चलूँगा, ताकि इंशाल्लाह आई होप कि आपको समझ आ ही रहा होगा। वैसे मैंने एक शायद मुझे लगता है कि MCQ मैंने लास्ट वीडियो में गलत बता दिया था, कुछ बच्चों के मैसेजेस आ रहे होते हैं, ज़ाहिर है जो फोकस कर रहे होते हैं बच्चे, तो पूछते रहते हैं, तो चलो वहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। Alliteration का यूज है, the flowers bloomed beautifully, Peter Piper picks the pipe, the ripe pears। ठीक है, so first sound repeat हो रही है और initial sound है, so this would be alliteration। 30
सेकेंड एमसीक्यू है विच एक्सप्रेशन डेमोन्स्ट्रेट्स अ मेटाफर, द क्लाउड्स आर लाइक कॉटन, द क्लाउड्स रिजेंबल कॉटन, द क्लाउड्स आर कॉटन शिप्स। क्लाउड्स को कहते हैं कि वो कॉटन शिप्स हैं, तो डायरेक्टली कंपैरिजन कर दिया, सो ऑप्शन सी वुड बी द राइट ऑप्शन। 33rd, the phrase a glittering galaxy is an example of glittering g sound जो रिपीट हो रही है, तो ये लिटरेशन है हमारे पास। नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच सेटिंग वुड बेस्ट सपोर्ट अ स्टोरी अबाउट एक्सप्लोरेशन। आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करते हो, कोई नई चीज़ आपने देखी, उसको दरियाफ्त किया आपने, उसके बारे में मजीद जाने। अबेंडन कैसल, रिमोट रेन फॉरेस्ट, अ क्राउडेड मार्केट, अ स्कूल कैफेटेरिया। देखो टेक्निकली एक्सप्लोर सबको किया जा सकता है। स्कूल के कैफेटेरिया के बारे में अगर आप डिटेल जानने की कोशिश करें कि किस तरह का मटेरियल यूज़ हुआ है, वहाँ का एस्थेटिक्स कैसा है, वहाँ का एम्बियंस कैसा है, क्या क्या चीज़ें वहाँ मेरे, तो एक्सप्लोर तो आप यहाँ पे भी कर रहे हो, ठीक है। मार्केट है तो मार्केट बहुत ज़्यादा उसमें हसल एंड बसल है, आप देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कितने लोग आ रहे हैं, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे किस किस तरह के पौधे हैं, कैसे नबातात हैं, कैसे हशरात हैं वहाँ पे, और एक ऐसा महल जो कि बहुत सालों से पुराना पड़ा हुआ है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। तो अब ये तो टेक्निकली तो सारे आंसर बनते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने के बारे में, तो मैं इस ऑप्शन के साथ इसलिए जाऊँगा, एक ऐसा कैसल जो कि अबेंडेंट है, यानी कि जहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं। अब यहाँ तो लोगों को, अगर आप लोगों को मार्केट पे आप एक्सप्लोर कर रहे हो, तो आप ये बताओगे कि मार्केट इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो 10 बंदे और भी बता देंगे। उस मार्केट में जो बंदा बैठा है वो आपसे ज़्यादा बेहतर जानता है मार्केट को, तो आपकी एक्सप्लोरेशन तो कंपैरेटिवली इतनी अच्छी ना हुई ना। तो इन चारों में से हमारे पास जो सूटेबल आंसर है वो ये ए है। मैं आपको दोबारा ये चीज़ बता रहा हूँ कि ऑप्शन 4 के 4 ठीक हैं, लेकिन ज़ाहिर है पेपर में तो वो ये ही करके आना है, तो इनमें से जो बेस्ट है, जो सूटेबल है वो ये है। तो इसलिए आपने हर लिहाज से, मुझे इस एक वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिली, तो आपने ये काम पेपर में करना है। इस एमसीक्यू को देखें, विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल। अब हमने एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट देखना है। अ स्टूडेंट स्ट्रगल्स विद सेल्फ डाउट, ये अपने आप खुद ही किसी बात पे उसको डाउट है, तो ये इंटरनल हो गया। मैन आर्ग्यूज विद हिज नेबर, अब एक शख्स नेबर के साथ आर्ग्यू कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल हो गया, दो अलग अलग एंटिटीज हैं, ठीक है। अ गर्ल रिग्रेट्स हर डिसीजन, उसने खुद ही डिसीजन लिया, उस पर उसको अफसोस हो रहा है। अ बॉय फील्स नर्वस, देखें, सो दिस वुड बी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। आइडेंटिफाई द इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीवन एंजॉयड द इवेंट, एवरीवन इसमें हमारे पास इंडेफिनिट है, जितने भी वन वाले हैं, समवन, एनीवन, एवरीवन, ठीक है। और जितने भी बॉडी वाले हैं, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, तो ये हमारे पास इंडेफिनिट है, स्पेसिफिक नहीं कर रहे। द ट्रेन अराइव्ड अहेड ऑफ स्केड्यूल, अहेड ऑफ, द अंडरलाइन एक्सप्रेशन इज, ये क्या है हमारे पास, फ्रेज प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है, एडवर्ब। कंजंक्शन तो मैं इसको इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि अहेड ऑफ स्केड्यूल ये तो पूरे के पूरा हमारे पास एक फ्रेज की फॉर्म में, इसका मतलब ये तो हमारे पास से वैसे निकल गया, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि इसमें स्केड्यूल भी मौजूद है, तो फिर ये हम इसको कंपाउंड प्रेपोजिशंस भी हम इसको नहीं बोल सकते। फ्रेज प्रेपोजिशन, इसमें भी फ्रेज का वर्ड आ रहा है, उसमें भी फ्रेज का, यानी कि इन दोनों में से हमारे पास एक आंसर होना चाहिए। अब हम देखेंगे द ट्रेन अराइव्ड, टाइम से पहले, कब आई, टाइम से पहले आ गई, तो अब ये एडवर्ब को शो कर रहा है, ठीक है। आई होप कि जब आपने देखा उसकी, जब एमसीक्यू को देखा, तो आपने कांट छांट करना शुरू कर दी कि कुछ एमसीक्यू में आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि यार ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मेरे पास फ्रेज होनी चाहिए, तो या तो ये ऑप्शन है या तो ये ऑप्शन है। फिर आपने देखा गाड़ी आ गई, इस पूरे का ताल्लुक अराइव के साथ है, कब आई, टाइम से पहले आ गई, तो ये टाइम बता रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज। Look at MCQ number 38. Choose the sentence in which the underlined phrase functions as adjective. ओहो, फिर अंडरलाइन कर दिया, मतलब ऑलरेडी बता दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना चलता है। नहीं नहीं, तो पेंटिंग ऑन द वॉल, ठीक है, ऑन द वॉल को हमें देखना है कि ये अंडरलाइन फ्रेज फंक्शन एज एन एडजेक्टिव, द पेंटिंग ऑन द वॉल, ठीक है, ये तो बता दिया ना। लेट मी थिंक, ये मेरे ख्याल में एमसीक्यू ही मैंने गलत बना दिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, बता दिए एडजेक्टिव, तो फिर एडजेक्टिव यहाँ बता भी दिए एडजेक्टिव, और फिर यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है, चलो कोई, इतना चलता है बड़े बड़े शहरों में। द गेस्ट विजिटेड, सॉरी, वेटेड आउटसाइड द हॉल, वेयर, द गेस्ट वेटेड, उन्होंने वेट किया कहाँ पे, आउटसाइड द हॉल, तो यहाँ पे बेसिकली एडवर्ब फ्रेज होना चाहिए था, एडवर्ब नहीं होना चाहिए था, है ना। आउटसाइड द हॉल जो है, अगर हाली आउटसाइड होता फिर तो आप एडवर्ब कह सकते थे। अगर हाली आउटसाइड होता तो हम कहते इसको कंजंक्शन कहते, ठीक है। तो ये
अब आउटसाइड द हॉल ये पूरा अंडरलाइन है या पूरा बोल्ड है तो हम इसको एडवर्बियल फ्रेज कहेंगे। इसमें भी थोड़ा सा इशू मेरे एंड से आ गया, कोई बात नहीं। अपने आप को मैं ज़्यादा टेंशन नहीं देता, मुझे पता है जब इतने काम चल रहे हैं तो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस? द टीम सेलिब्रेटेड आफ्टर दे हैड वन द टूर्नामेंट। अच्छा जी, द टीम आफ्टर दे हैड द टीम सेलिब्रेटेड। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा ना बच्चे इसको सिंपल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको तो इसकी रॉकेट साइंस समझाता हूँ। मैंने आपको बताया होता कि यहाँ पे एक हमारे पास मेन वर्ब ये यूज़ हो रहा है, आफ्टर दे हैड वन द टूर्नामेंट एक हमारे पास ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास मेन वर्ब, तो दो मेन वर्ब यूज हो रहे हैं तो ये सिंपल तो कभी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आफ्टर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स है, ये कंपाउंड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझ आती हैं। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस मेजर्स टू कंजर्व वाटर। कंजर्व का मतलब क्या है? ठीक है, कंजर्व का मतलब वेस्ट करना है, सेव करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं इसको न्यूट्रल बोलूँगा वैसे, कलेक्ट करना है, ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो वाटर को कलेक्ट किया जाता है या वाटर को सेव किया जाता है? वाटर ने कुछ मेयर्स, कुछ इकदाम जो हैं वो गवर्नमेंट ने उठाए हैं, मुतारिफ करवाए हैं, सॉरी, टू कंजर्व वाटर, के वाटर को कंजर्व किया जाए यानी कि वाटर को सेव किया जाए। सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। चूज द सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। विलिंग, किसी चीज़ पर राजी होने वाला। हेजिटेंट, नेगेटिव कॉन्डोशन। ईगर, वैसे किसी चीज़, ईगर वैसे पॉजिटिव कॉन्डोशन है, किसी चीज़ का शौक होना आपको, मुश्ताक किसी चीज़ के बारे में। डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव कॉन्डोशन है, ठीक है। तो रिलक्टेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हेजिटेंट, ही इज रिलक्टेंट टू डू दिस, वो हिचकिचा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द राइट ऑप्शन। 43rd, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। अगेन एंटोनिम आते हैं तो थोड़े से आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक, होपफुल, पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव। पेसिमिस्टिक और चीयरफुल, ये भी पॉजिटिव है। तो वैसे ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक ये दो आपस में ऑपोजिट हैं, वैसे भी सो इतना पता चल ही जाएगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्टिक वो होता है जो वसी नज़र होते हैं, जो किसी चीज़ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और पेसिमिस्टिक वो होता है जो अच्छी बात में से कोई कीड़ा निकाल देगा, वो हमेशा डार्क एरियाज देखता है, वो हमेशा किसी अच्छी बात में से भी कोई उसका नेगेटिव पहलू निकाल देगा। द साइंटिस्ट मेड अ रिमार्केबल डिस्कवरी। रिमार्केबल, ऑर्डिनरी, मामूली, मतलब मैं इसको न्यूट्रल बोलूँगा लेकिन नेगेटिव होना चाहिए। नोटेबल, डिस्कवरी पॉजिटिव। कॉमन भी न्यूट्रल ये, और एक्सपेक्टेड। अच्छा, मतलब आप एक चीज़ आपको पता है कि यार इसका आउटकम यही होगा, तो इसमें कोई नई चीज़ तो नहीं है ना, या ये चीज़ बड़ी कॉमन है, हर दूसरे दिन ये काम होता है, तो ये भी आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। ऑर्डिनरी का मतलब भी मामूली होता है। तो नोटेबल के मुराद है कि ऐसी चीज़ जिसको नोट किया जा सकती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने एक रिमार्केबल डिस्कवरी की, एक बड़ी नोटेबल, बड़ी फेमस किस्म की डिस्कवरी की थी। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। फ्रेंड ए, अभी आप मुझे खुद बताएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे मौजूद होगा। The audience was completely engrossed in the documentary. Friend 2, yes, everyone watched it with great interest. तो क्या लगता है क्या आंसर होगा? मैं नहीं बताऊंगा, ये आप मुझे बताएंगे अभी यहाँ पे। अच्छा, मैं बच्चों को कहता हूँ कमेंट करें, लेकिन वो करते नहीं हैं, वो कहते हैं हमारा काम चल रहा है, हम सुन रहे हैं, तो हम क्यों कमेंट करें। अब मैं जो है ना वो यहाँ पे आपको टाइम दे रहा हूँ, यहीं पे वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप आंसर लिखें वहाँ पे कमेंट्स में, और फिर आगे चलते हैं। चलें जी, 3 सेकंड का ब्रेक करते हैं। चलें जी, 3 सेकंड गुजर गए। 46th MCQ, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स पर्सोनिफिकेशन। द थंडर growled angrily, the thunder was like a drum, the thunder echoed loudly, the thunder frightened us। ठीक है जी, अब इसमें पर्सोनिफिकेशन कहाँ यूज है? थंडर growled angrily, ठीक है, एक ही होगी, ग्रोलिंग करना, ठीक है। द थंडर echoed loudly, अब देखो दिस ऑल्सो लुक्स, लेकिन ज़रा मुझे जब एक सेलेक्ट करना है तो मैं दोनों में से ऑप्शन ए सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है। किसी इंसान या किसी जानवर की खसूसियात, किसी बेजान चीज़ को या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को देना, सो उस लिहाज से ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। इको तो सारी चीज़ें करती रहती है ना, लाइक कोई भी चीज़ है, आवाज़ है, आवाज़ भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना, तो आवाज़ किसी टकरा के वापस आती है तो वो तो इको करती है ना, ठीक है। लेकिन ग्रोलिंग जो है वो थंडर नहीं कर सकता, ठीक है। मुझे आपने कमेंट्स में ये बताना है कि ग्रोलिंग कौन सा जानवर करते हैं, कौन ग्रोलिंग करता है, ठीक है। मैं इंसान तो नहीं बोलूँगा, बोलने लगा था, तो ग्रोलिंग कौन सा जानवर जो है करता है, ये आप ज़रा मुझे कमेंट्स में बताएंगे। कुछ ना कुछ तो आपके हिस्से भी काम हो ना, आपने तैयारी कर ली है ना अभी। Which expression demonstrates a simile? Her voice was music, her voice sounded, voice was as sweet as honey, ठीक है।
48th MCQ is the classroom was a battlefield after the debate। अब यहाँ पे इस तरह के MCQ में थोड़ा सा गौर ज़्यादा करना पड़ता है। classroom was a battlefield, तो बच्चा कहे कि सर इसमें हाइपरबोली भी तो है, और है भी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेटाफर क्लासरूम को कह दिया कि क्लासरूम नहीं है, वो बैटलफील्ड है, ठीक है। अब देखो टेक्निकली हाइपरबोली भी है, लेकिन मुझे एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? आप मेटाफर के साथ जाएंगे। क्लासरूम को बैटलफील्ड कहा है, क्लासरूम को फलां चीज बोली है, तो डायरेक्टली बोल दिया, ठीक है, तो आपने मेटाफर। तो आप यहाँ पे, मैं बार बार बता रहा हूँ कि हाइपरबोली है, लेकिन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, तो क्लोजली रिलेटेड या मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? ऑप्शन बी। द राइटर वांट्स टू क्रिएट अ चीयरफुल मूड। अब उसने चीयरफुल मूड एक करना है, ठीक है, तो कौन सी सेटिंग बेस्ट? अ डार्क केव, अ ब्राइट गार्डन इन स्प्रिंग, एन अबेंडेंट बिल्डिंग, अ डिजर्टेड रोड। वीरान सी कोई रोड है, भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं, तो सड़कें भीगी भीगी हैं, तो बेचारा उदास है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। डार्क सी केव है, देखो कलर से पता चल रहा है, यहाँ पे ब्राइट कलर आ चुका है, और अबेंडेंट का मतलब भी वीरान होता है, डिजर्टेड, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि चीयरफुल मूड है, जॉयफुल होना चाहिए, तो ऑप्शन बी वुड बी द राइट ऑप्शन। विच सिचुएशन बेस्ट इलिस्ट्रेट्स कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी? कैरेक्टर और सोसाइटी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट समझ लें। स्विमर फेसेस स्ट्रॉन्ग करंट्स। स्विमर का तो करंट के साथ तो वैसे भी पाला पड़ता ही नहीं, ये वाला करंट नहीं है जो बिजली वाला करंट है, ये जो पानी के अंदर होता है, ये वो है। अ स्टूडेंट चैलेंजेस एन अनफेयर रूल। स्टूडेंट जो है वो किसी रूल को, ज़ाहिर सोसाइटी, बिल्कुल ठीक है, ये कॉलेज में कोई एक नई चीज़ बताई कि जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके ऊपर कोई ऐसा फाइन लगाया जो बनता नहीं है, तो बच्चे वहाँ पे, यहाँ आजकल तो हमारे कॉलेजेस को थोड़ी सी मिर्ची लगेंगी इस बात से। कॉलेजेस क्या करते हैं, ये तो हर कॉलेज में ये चीज़ें चलना शुरू हो गई हैं कि एंड पे जब बच्चों को देते हैं ना वो रोल नंबर स्लिप, तो कहते हैं आपने पूरे साल में 15 छुट्टियाँ की, आपके 15,000 रुपये बन गए हैं, और 15,000, 20,000, 25,000 के बिल बनाते हैं, और एंड पे 500 में भी मान जाते हैं जब देखते हैं बच्चे कम रह गए हैं, ज़्यादा जोर लगे, कुछ ज़्यादा बोलेगा बेचारा नहीं, सॉरी, जो ज़्यादा बोलेगा तो उसके हो सकते हैं 500 से 15,000 से 2,000 करते हैं, और जो बेचारा गरीब है और वो बोलेगा भी नहीं, शरीफ इंसान है, तो 15,000 के बजाय उसको 15,000 देगा, तो उसको रोल नंबर से तो चारों ना चार उसको पैसे देने पड़ते हैं। तो अगर एक बच्चा इस बात पे आवाज़ उठाता है, तो वो बेसिकली सोसाइटी के जो रूल्स हैं और नॉर्म्स हैं उसके खिलाफ जो वो आवाज़ उठा रहा है। जितने भी कोई टीचर्स अगर मुझे देख रहे हैं, तो प्लीज़ आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपके प्रिंसिपल या आपके कॉलेज के अंदर ऐसी कोई चीज़ की जा रही है, आपका काम बनता है जाकर उनको बताने कि सर ये गलत है, बाकी वो करें ना करें। अच्छा जी, बस अब बहुत इमोशनल बात हो गई है ना। अब बॉय फियर्स फेलियर, ठीक है, अच्छा ये इसका आंसर मैंने बता दी। चलें 51, 50 हो गए भी, 50 रह गए। द टैलेंटेड म्यूजिशियन को वो मॉडिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे आपने सारा पढ़ना है, मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ना, तो आपने पेपर में पढ़ना है उसको। आइडेंटिफाई द पोजेसिव प्रोनाउन। द ब्लू नोटबुक इज माइन, तो पोजेशन शो कर रहा है माइन, सो माइन वुड बी द राइट ऑप्शन। चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस एन इंटरजेक्शन। अलास वी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, ये तो अफसोस के लिए होता है। हुर्रे वी सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, दिस इज द राइट ऑप्शन। आउच व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, ब्रावो आई लॉस्ट माय केस, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऑप्शन बी वो बी द राइट ऑप्शन। द कैट हिड बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द कर्टन, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? सिंपल प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन भी लिखा होता उस लफ्ज़। अब कोई बच्चा ये समझे कि सर ये एडवर्ब है क्योंकि वेयर को आंसर कर रहा है, तो बच्चों अगर उसके बाद अगर आपको एक नाउन भी नजर आ रहा है, तो आपने इसको प्रेपोजिशन बोलना है। और अंडरलाइन पोर्शन या बोल्ड पोर्शन हमारे पास सिर्फ एक लफ्ज़ है, तो उस लिहाज से ये प्रेपोजिशन है। अगर ये बिहाइंड द कर्टन होता तो फिर मैं इसको बोलता एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। 55th, द रोड्स वर फ्लडेड डैश द मैच वाज पोस्टपोन्ड। रोड्स जो है फ्लडेड हैं, बिगी बिगी सड़कें हैं, द मैच वाज पोस्टपोन्ड, तो मैच जो है वो मनसूख, सॉरी मुलतवी कर दिया गया, मनसूख नहीं किया गया, ठीक है। एक ही बात होती है, नहीं दो बातें होती हैं। अच्छा, तो इसमें क्या हो जाएगा? द रोड्स वर फ्लडेड, सो, हाँ देयरफॉर भी हो सकता था, सो भी हो सकता था, द मैच वाज पोस्टपोन्ड, तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द मैच वाज पोस्टपोन्ड, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिवल फ्रेज इन द सेंटेंस। द हाउस एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। एट द कॉर्नर जो है ये मॉडिफाई कर रहे हैं हाउस को, सो एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, हाँ ये भी कर सकते हैं, पूरा कर लें यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। What question does the adverb phrase answer in the sentence? She spoke with great enthusiasm. So ये how she spoke with great enthusiasm. So option C is the right option. In which sentence does the prepositional phrase function as an adjective? पहले preposition phrase निकालेंगे, in the garden, before noon, with patience,
दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो हमने क्या करना है एडजेक्टिव के तौर पे, फ्लावर को मॉडिफाई कर रहे हैं, द फ्लावर्स इन द गार्डन, तो इन द गार्डन फ्लावर्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो दिस इज द राइट ऑप्शन। द एथलीट्स रेस्टेड आफ्टर द रेस। अच्छा जी, व्हेन द एथलीट्स रेस्टेड आफ्टर, यानी सॉरी इसका आंसर जो है वो ठीक है, तो ये हमारे पास व्हेन को आंसर करा, तो ये हमारे पास क्या होगा एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। What type of sentence is this? The teacher explained the lesson, but the students still had question. तो but fan boys में से है, ये भी independent clause है, ये भी independent clause है, fan boys है, तो ये हमारे पास compound sentence हो जाएगा। The manager decided to allocate resources. Allocate से मुराद क्या हो गया? मैनेजर ने resources को allocate किया, distribute किया, waste किया, remove किया, collect किया, collect positive, remove negative, waste negative, distribute तकसीम करना, न्यूट्रल बोलूँगा। तो मैनेजर ने रिसोर्सेज को एलोकेट किया, मतलब उसके पास फाइल्स भी हैं, उसके पास पेजेस भी हैं, उसके पास प्रिंटर्स भी हैं, तो प्रिंटर किसको देना है? जिसके पास प्रिंट की एक्सेस है, तो उसने उसको बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट किया। सो दिस वुड बी द राइट ऑप्शन। 62 MCQ नंबर, चूज अ सिनोनिम ऑफ वाइटल, माइनर खफीफ सा, छोटा सा, हल्का फुल्का, इसेंशियल जो बहुत ज़रूरी हो, ऑर्डिनरी मामूली सा, डाउटफुल जिसमें डाउट है, तो इसमें हमारे पास इसेंशियल है, तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। चूज द एंटोनिम ऑफ फ्रीक्वेंट। एंटोनिम हो तो क्या होना चाहिए? आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो मुझे पता है ना, बच्चे ज़रा इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ कि बच्चों ने वर्ड देना, सर मैंने समझा कि ये पूछा हुआ, मैं तुमने क्यों समझा? जब वहाँ स्टेटमेंट लिखी हुई थी वो सर वो जल्दी में, तो फिर वो काम सारे के सारे ख़राब हो जाते। तो आपने फ्रीक्वेंट लफ्ज़ नहीं देखना, पूरा ये पढ़ना है, और एंटोनिम के बारे में आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठीक है। सो फ्रीक्वेंट, रेगुलर, ओकेजनल, रिपीटेड, कॉमन। तो आपको पता है कि फ्रीक्वेंट का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पढ़ा है, हाउ ऑफन, कितनी मरतबा वो हो रहे हैं, ठीक है। अब इसमें रेगुलर डेली बेसिस पे, ये भी कितनी मरतबा बता रहा है, ओकेजनल कभी कभार, ठीक है, ये भी उसको बता रहा है कि कब कब हो रहा है, रिपीटेड और कॉमन, ये क्या ऑप्शन हुए? ये ऑप्शन इसमें सही नहीं है बच्चों। कॉमन का मतलब होता है आम, रिपीटेड, ओकेजनल, रेगुलर, ठीक है, ये सारे के सारे ये तीन हैं, और ये इधर आंसर राइट ऑप्शन आना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये न्यूट्रल सा है तो मैं ये मेरे एंड पे MCQ सही नहीं बना हुआ, ठीक है। हाँ, अब ये ना कहना कि सर फेडरल बोर्ड में जब MCQ सही नहीं बनते तो टीचर्स कहते हैं कि फेडरल बोर्ड ऐसी बड़ी ब्लंडर क्यों मारता है। फेडरल बोर्ड में अगर मैं पेपर बना रहा होता तो फिर मैं उस पेपर को 50 दफ़ा चेक भी करता। अब तो मैंने अभी आपके MCQs बनाए हैं कुछ देर पहले, और उसके बाद मैंने इसको जल्दी में सारे के सारे पढ़ा कि एक दफ़ा मैं नज़र से गुजार लूँ, कोई इसमें बहुत मेजर मिस्टेक ना हो। तो इतनी बारीक बीनी से मैं नहीं पढ़ पाया, वरना फिर वीडियो लेट हो जाती तो फिर आपका काम ख़राब हो जाता। The travelers faced many obstacles during their journey. ट्रैवलर ने फेस किए बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, अपॉर्चुनिटीज़, चैलेंजेस, रिवॉर्ड्स, डायरेक्शंस। सो ट्रैवल ने क्या फेस किया? डायरेक्शंस फेस की। बच्चा कह सकते हैं हाँ जी, ट्रैवल जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको सज्जे मुड़ना है या खब्बे मुड़ना है, तो ये आपको फेस करना पड़ता है। लेकिन ऑब्स्टिकल से मुराद क्या होता है? चैलेंजेस, जो मुश्किलात रास्ते की आती हैं, ठीक है। फ्रेंड 1, द स्पीकर वॉज वेरी आर्टिकुलेट। फ्रेंड 2, यस ही एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज़ क्लियरली। आर्टिकुलेट का मतलब जो आइडियाज़ को बड़े सफाई से, शफाफियत के साथ जो बताए। कंफ्यूज, फ्लुएंट, साइलेंट, केयरलेस। तो फ्लुएंट का मतलब ये होता है जिसमें रवानी हो, जो बड़ी स्मूथली आइडियाज़ को बता सके, ठीक है। चूज द साइंटिस्ट दैट कंटेन्स, साइंटिस्ट, चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ मेटाफर। वो असल में मुझे थोड़ी जल्दी पड़ी है नमाज की, 6:44 हो रहे हैं, तो मुझे ये कि मगरिब की नमाज ना मिस हो जाए। चूज द सेंटेंस दैट कंटेन्स अ मेटाफर। Her eyes were like stars. Her eyes resembled stars. Her eyes were stars in the, हाँ उसकी आंखें जो हैं stars हैं, वर स्टार थी in the night. So this is the right option. किसमें personification? The river danced. The river is like a ribbon. The river flowed rapidly. अब ये नहीं कहना flow, river flow करता है, flow इंसान नहीं करता, तो कोई ठीक है। तो हमारे पास जो कौन सा है, ये रिवर जो है वो डांस करे। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। तो बाज़ दफ़ा ना कुछ ऐसे लगता है कि बंदा कह सकता है कि फ्लो करना, एक उसमें एक्शन पाया जा रहा है तो रिवर फ्लो कर रहा है, तो रिवर तो फ्लो करता है ना भाई, इसमें क्या नई चीज़ है। इतने तो बेवकूफ़ स्टूडेंट्स मेरे नहीं हो सकते। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया स्टेज है। आई डू एक्सेप्ट कि हाइपरबोली है, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे? मेटाफर। ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अ राइटर वॉन्ट्स टू क्रिएट अ ग्लूमी मूड विच सेटिंग। अच्छा जी, मुझे अब बच्चे बताएंगे, बच्चों से सारी चीज़ें पूछूंगा तो बच्चे कहेंगे सर आप जो है वो सारी चीज़ें अगर हमारे से ही पूछेंगे तो फिर पीछे क्या रह जाएगा। अच्छा, हमने देखना है कि किस इसमें सेटिंग में जो है वो ग्लूमी वो मूड जो है। अच्छा, ग्लूमी क्या होता है?
सैड, डार्क या जिसमें डिप्रेशन होता है बेसिकली, ठीक है। अ ब्राइट मेडो नहीं हो सकता, अ स्टॉर्मी इवनिंग इन अबेंडेंट विलेज, अ फेस्टिव मार्केट जिसमें मेला लगा हुआ है समझ लें, ये भी नहीं हो सकता। सनी बैकग्राउंड, ये भी पॉजिटिविटी को शो करता है। अ स्टॉर्मी इवनिंग, एक तो तूफान है और वो जो विलेज है वो बहुत वीरान से है, खाली है, सो इसमें जो है वो सैडनेस को या डार्कनेस को जो है वो बताया जाएगा, तो ग्लूमी का मतलब ये होता है, ठीक है। विच सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट्स कैरेक्टर वर्सेज नेचर, अब कैरेक्टर का नेचर के साथ है। अ स्टूडेंट डिबेट्स विद टीचर, नहीं भी दोनों इंसान ही हैं, मतलब हैं तो नेचर के हिस्सा, लेकिन अ सेलर बैटल्स इन बैटल्स ह्यूरिकेन, हाँ बहुत बड़ा तूफान आया, हवाई तूफान आया, तो अब ये सेलर एक इंसान है और ये ज़रा एक नेचुरल डिजास्टर है ना, ठीक है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में से एक कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन है। वैसे देख लेते हैं, अगर क्वेश्चंस आर चॉइसेस, ठीक है, अ वर्कर प्रोमोट्स अ रूल, ठीक है, प्रोटेस्ट्स आर रूलर, ठीक है। आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस, शी प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन हरसेल्फ, शी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, नन ऑफ दीज, ये नन ऑफ दीज है। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा सा सेट किया था एमसीक्यू को, कि बच्चे ने देखा कि सेल्फ वाला प्रोनाउन आ गया तो उसने कहना है कि रिफ्लेक्सिव है, नहीं भाई, सब्जेक्ट मेरे पास ये जो है वो, इसमें बच्चे कंफ्यूज थोड़े से हो जाते हैं। दिस इज सब्जेक्ट, प्रिपेयर्ड वर्ब, शी इज प्रिपेयर्ड व्हाट, शी प्रिपेयर्ड द प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन हमारे पास ऑब्जेक्ट प्लेस पे, अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पे सेल्फ वाला प्रोनाउन होता तो फिर वो रिफ्लेक्सिव होता, तो इसमें से कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, सो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। द प्रोजेक्ट सक्सीडेड इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ हम पहले ये कर चुके हैं, लेकिन हाँ ये कोई और है। फाइनेंशियल, द प्रोजेक्ट सक्सीडेड उसके बावजूद, तो इस पूरे का ताल्लुक, इन स्पाइट ऑफ का ताल्लुक किसके साथ है हमारा, सक्सीडेड के साथ है, ये सक्सीडेड के, हाँ जी, तो ये कंजंक्शन है, फ्रेज प्रपोजिशन है, अच्छा एडवर्ब प्रपोजिशन है। अच्छा कंजंक्शन देखें, अब सिंगल वर्ड होता है ना, तो हमने ये जो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब जितने भी हैं, अगर सिंगल वर्ड में होंगे तो फिर हम उनमें से सोचेंगे, तो हमने इसे क्या कह दिया, फ्रेज प्रपोजिशन एडवर्ब, इसको मैं एडवर्ब फ्रेज बोलूंगा। क्या रीजन है, उस चीज के बावजूद उस पूरे का ताल्लुक सक्सीडेड के साथ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है। 73rd, चूज द सेंटेंस इन विच द prepositional phrase acts as, prepositional phrase पहले निकालें, ऑन द वॉल, विद ग्लासेस, अक्रॉस द ब्रिज, ऑन द शेल्फ। अब आपने करना यह है कि एडवर्ब के तौर पे, ऑन द वॉल का ताल्लुक पिक्चर के साथ है, विद ग्लासेस का ताल्लुक घर के साथ है, अक्रॉस का ताल्लुक वॉक के साथ है, इसका बुक के साथ, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका ताल्लुक इसके साथ एक वर्ब के साथ है, ठीक है। वेयर को भी आंसर कर रहे हैं। टू विन द स्कॉलरशिप ही स्टडी डे एंड नाइट, तो इन्फिनेटिव फ्रेज इसलिए ये है क्योंकि ये इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा है, बात ही खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। वो फ्रेज जो इन्फिनेटिव से स्टार्ट होगा इन्फिनेटिव फ्रेज होता है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, व्हेन द बेल रैंग द स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लासरूम, तो व्हेन द बेल रैंग, तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि फैन बॉयज के अलावा है। द ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू इरेडिकेट इलिटरेसी, इरेडिकेट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि इरेडिकेट करे इलिटरेसी को। इलिटरेसी क्या होता है, नाख्वानदगी, ना पढ़ा लिखा होना। एजुकेशन, जो लोग एजुकेटेड होते हैं ना, इसको ऑपोजिट है समझ लें, नाख्वानदा यानी कि अनपढ़, तो उसको ज़ाहिर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहिए कि लोग अनपढ़ लोग ज़्यादा हो जाएं, जाहिल ज़्यादा हो जाएं, ज़ाहिर कम ही होंगे ना। एलिमिनेट इज द राइट ऑप्शन। थोड़ी सी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है कुछ कुछ एमसीक्यूज में। चूज द सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट, लेजी, हार्ड वर्किंग, केयरलेस, इम्पेशेंट, तो पेशेंट का मतलब होता है सब्र करने वाला, इम्पेशेंट बेसब्रा, तो ये हमारे पास। अब हम देखा कि अगर तो 3 और इक्वल हो तो वो 99.9999 केसेस में वो कोई आंसर होता है। फिर भी हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि चलो देख लेते हैं क्या पता। चूज द एंटोनिम, अब मैं वो बात नहीं बोलूँगा जो मैंने पहले बोल दी है। चूज द एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल, अडैप्टेबल, रिजिड, एडजस्टेबल, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल जैसे एक कोई सिंगर वर्सेटाइल है तो मैं कहूँगा ये हर जॉनरा के गाने गा सकता है, क्लासिकल भी गा सकता है। वैसे गानों की एग्जांपल नहीं देनी चाहिए थी, कोई अच्छी एग्जांपल देनी चाहिए थी, लेकिन चलें, ठीक है। वर्सेटाइल पर्सनालिटी कैसे शख्स की हो सकती है, जो जिसकी मैनेजमेंट स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, वो टीचर भी बहुत अच्छा है, उसकी आईटी स्किल्स भी बहुत अच्छी है, तो मैं कहेंगे ही इज़ अ वर्सेटाइल, ठीक है, ही इज़ अ वर्सेटाइल एम्प्लॉय कह सकते हैं। अच्छा जी, एडजस्टेबल तो मतलब मुख्तलिफ उसके अंदर क्वालिटीज़ हैं। एडजस्टेबल जिसको एडजस्ट किया जा सके, अडेप्टेबल जो हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को ढाल सके, और रिजिड वो होता है जो सख्त होता है। तो फ्लेक्सिबल जो किसी भी सिचुएशन में जिसको ढाला जा सके, ये उसका फिर एंटोनिम है, तो हमारे पास रिजिड वुड बी द राइट ऑप्शन। द टीचर अप्रिशिएटेड द स्टूडेंट्स इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है, हेजिटेशन, विलिंगनेस टू एक्ट,
कन्फ्यूजन, वीकनेस, ये सारे नेगेटिव कंडीशन है, ये बेचारा पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास यही ऑप्शन है। इनिशिएटिव मतलब पहल करने को भी कहते हैं। जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, हु विल कम ऑन द स्टेज और विल एक्सप्लेन व्हाट वी डिस्कस टुडे, तो जो बच्चा पहले आएगा तो टीचर उसके लिए तालीम देगा, ही टुक द इनिशिएटिव। 3-4 बच्चे तो सबसे पहले जो आया, तो इनिशिएटिव लेना भी ये क्वालिटी है ना, तो विलिंगनेस टू एक्ट, तो यहाँ पे इसका ये ऑप्शन है, राइट ऑप्शन है। 80th MCQ क्या है? द एक्सप्लेनेशन वॉज वेरी कंसाइज, येस इट वॉज ब्रीफ। तो मतलब कंसाइज का मतलब क्या होता है? ब्रीफ, यानी कि जो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। तो लेंथी, डिटेल्ड, शॉर्ट एंड क्लियर, कंफ्यूजिंग, तो शॉर्ट एंड क्लियर वुड बी द राइट ऑप्शन। Choose the sentence that contains alliteration. The stars shone, wild winds whistle widely, clouds move slowly, the birds migrate. अब देखो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ गए। The stars shone brightly, वैसे तो इस तरीके से नहीं आते फेडरल बोर्ड में, लेकिन अगर आ जाए तो अब उस लिहाज से दोनों में से मैं इसको करूँगा, क्योंकि इसमें एक स साउंड जो है वो रिपीट हो रही है 2 दफ़ा और यहाँ पे 4 दफ़ा, तो अगर ऐसा कोई चक्कर पेपर में आ जाए तो मैं इसको ऑप्शन बी को करूँगा। वैसे ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि दोनों में alliteration यूज़ हो रही है। Which expression